आगरा के इस हसीन सफ़र का आगाज़ करते हैं मध्य प्रदेश की क्लीन सिटी इंदौर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपको होस्ट शब्बीर प्रेस वाला और 3 दिन के आगरा के इस मज़ेदार सफ़र में हम लोग यहाँ के खास स्मारकों को तो एक्सप्लोर करेंगे ही, साथ ही यहाँ के मार्केट्स में भी खरीदारी करेंगे, साथ ही यहाँ के खास जायकों का भी मज़ा लेंगे। इंदौर बरेली वीकली एक्सप्रेस 4:45 पर इंदौर जंक्शन से चलती है और देवास, उज्जैन, मक्सी, शाजापुर होते हुए सुबह 6:30 पर आगरा पहुंचती है। ये है आगरा जंक्शन पर IRCTC द्वारा ऑपरेटेड फूड ट्रैक। यहाँ पर आप सभी प्रकार की डिशेस का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर पाव भाजी और दूसरे नॉर्थ इंडियन स्नैक्स के साथ साथ साउथ इंडियन बड़ा सांभर, मसाला डोसा और दूसरे उत्तपम आदि भी लगभग फ्रेश और तैयार अवेलेबल होते हैं। अभी मैंने यहाँ एक ऑरेंज जूस और बड़ा सांभर का ऑर्डर प्लेस किया है, तो इसके तैयार होने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चलेंगे बाहर और एक ऑटो के द्वारा गुरु का ताल साहिब गुरुद्वारा की ओर चलेंगे, जहाँ पर हम स्टे भी करेंगे। और यहाँ पर रुका हूँ मैं गुरु का ताल गुरुद्वारा में। इसका मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप यहाँ के स्टे और यहाँ के रहन सहन की जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ रहने की व्यवस्था है। और अब हम आगरा का सफ़र शुरू करते हैं। सामने आप देख रहे हैं आगरा का मशहूर गुरु का ताल साहिब गुरुद्वारा, जो सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी को समर्पित है। यह है गुरुद्वारा का लंगर, जहां आप 24 घंटे में कभी भी आकर भोजन कर सकते हैं। साथ ही सामने एक चाय काउंटर भी है, जहां सुबह 10 बजे तक आप चाय ले सकते हैं। औरंगजेब के जुल्मों की जीती जागती मिसाल है ये गुरुद्वारा जो आप सामने देख रहे हैं। और यहाँ पर गुरु जी द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्र आज भी आप यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन में देख सकते हैं। और ये है वो तारीखी कैद खाना, जहाँ पर गुरु जी को 14 दिन तक कैद करके रखा गया था और उसके बाद यहाँ से दिल्ली ले जाकर शहीद किया गया। और ये है यहाँ का एकोमोडेशन कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर AC नॉन AC सभी तरह के रूम्स हैं। मुझे एक AC वाला 800 रुपीज़ में 3 बेडेड रूम अलॉट किया गया है, जो मेरे फोटोग्राफर और एडिटर के लिए सफिशिएंट है। बहुत ही साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रूम है, आप देख सकते हैं। किसी होटल या लॉज के मुकाबले गुरुद्वारा में रुकना एक आपको बड़ा स्पिरिचुअल, सेफ और साउंड फीलिंग देता है। साथ ही इकोनॉमिकल भी होता है, इसलिए मैं जब भी किसी नए शहर में जाता हूँ तो सबसे पहले वहाँ गुरुद्वारा की बुकिंग ही प्रेफर करता हूँ। गुरुद्वारा से लगभग 5 किलोमीटर आगे चल के हम पहुंचते हैं सिकंदरा, जो अकबर आजम और उनकी मलिका मरियम बेगम का मकबरा है और ये उनकी आखिरी आरामगाह। आपको एक 30 रुपये का टिकट लेना होता है और फॉरेन टूरिस्ट के लिए ये 300 रुपीज़ है। एंड इफ यू पे ऑनलाइन देन यू गेट अ रिबेट ऑफ 20% ऑन बोथ टिकट्स। लाल बलुआ पत्थर से बने इस साउथ गेट, जो कि फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे से टक्कर लेता है, इसके विशाल आर्चवे से होते हुए हम लोग मकबरे के दालान में पहुँचते हैं। इस दरवाजे की नक्काशी और पेंटिंग बहुत ही लाजवाब है और इसे अकबर की ख्वाहिश के मुताबिक सभी धर्मों के सिंबल से सजाया गया। तकरीबन 120 एकड़ में फैले इस खूबसूरत बगीचे के बीचों बीच अपना ये मकबरा अकबर ने अपने ज़िंदगी में ही तामीर कराना शुरू कर दिया था। 1605 के अक्टूबर में शहंशाह अकबर जन्नत नशीं हुए और लगभग 1.5 लाख रुपए में उनके बेटे जहांगीर ने इस मकबरे की तामीर का काम मुकम्मल किया और 1613 में ये मकबरा बनकर तैयार हुआ। सामने आप देख रहे हैं अकबर की दोनों राजकुमारियों शाहरुन्निसा बेगम और आराम बानो बेगम की कब्रें। औरंगजेब की कट्टरता और जुल्मों से परेशान मथुरा के जाटों ने नाराज़ होकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला किया था और ये पूरा मकबरा उन्होंने जला दिया था और यहाँ का सोना चांदी और जितने भी कालीन थे उसे उन लोगों ने लूट लिया। और कहते हैं कि औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए अकबर आजम की कब्र खोदकर उनकी हड्डियां निकालकर बाहर जलाई गई। और इस मकबरे के तहखाने की इस लंबी अंधेरी सुरंग को पार करके हम लोग पहुंचते हैं हिंदुस्तान के तीसरे सबसे महान मुगल सम्राट अकबर की कब्र के पास। एक गोल बड़े सादा कमरे के बीचों बीच में ये कब्र है। फोटोग्राफी यहाँ अलाउड नहीं है, इसलिए कैमरा इसके आगे ले नहीं जा सकते हैं। इस सूने तहखाने में अकबर की ये बेहद सादी कब्र आपको इस फानी दुनिया का अच्छी तरह एहसास करा देती है।
मलिका हिंदुस्तान मरियम उज़ ज़मानी या जोधाबाई जो अमेरिकी राजकुमारी थी, उनकी कब्र भी इसी मकबरे में है। मुग़ल आज़म की ख्वाहिश थी कि उनके बाद आने वाले सभी मुग़ल बादशाह इसी मकबरे के अलग अलग कमरों में दफन हों, पर उनकी ख्वाहिश किसी ने सुनी नहीं। केवल महारानी जोधाबाई और उनकी 2 शहज़ादियों ने ही उनके पास रहना कबूल किया, और आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को तो हिंदुस्तान की मिट्टी नसीब नहीं हुई और उन्हें रंगून में दफन होना पड़ा। मकबरे के बिल्कुल सामने ही दिखाई देता है शीश महल। कहते हैं चांद की रोशनी में ये शीशे से जगमगा उठता था। बादशाह जहांगीर ने इसे अपने नाच गाने, मनोरंजन और महफिलों के लिए बनाया था, और बाद में इसे एक शिकारगाह के रूप में काम में लिया जाने लगा। शीश महल के पिछले दरवाजे से सामने ही दिखाई पड़ता है लोधी मकबरा। सिकंदर लोधी के पीरियड का मकबरा है, ये तो पक्का पता है, पर इसमें एक पति पत्नी की कब्रों के निशान मौजूद है, पर उसका पता नहीं चलता कि ये किन की कब्रें हैं। नीचे तहखाने में 2 कब्रें भी मौजूद हैं। ऑक्टोगोनल बगदादी मुगलई शैली का इसका आर्किटेक्चर है, और इसे आप जरूर देखिए। और साथ ही अंदर कुछ चित्रकारी के रंग अभी भी दिखाई पड़ते हैं, और अधिकांश हिस्सा और गुंबद का जो हिस्सा है वो ढह चुका है। मेडिवल इंडिया के मुगल आर्किटेक्चर का ये एक शानदार उदाहरण है। इसी प्रकार का बगदादी टाइप का स्ट्रक्चर बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी के मकबरे में भी यूज़ किया गया है। दो बजे के लगभग सिकंदरा से निकलकर एक ऑटो के द्वारा हम लोग एक प्रसिद्ध पराठा भंडार पहुंचे। यहाँ 200 रुपये का पराठा था और सन्नाटा भी बहुत अधिक था, तो हमारे हौसले पस्त हो गए और हम यहाँ से सीधे बिजलीघर पर श्री राम मिष्ठान भंडार पहुँच गए। अभी तक की ट्रैवलिंग में मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि लोकल है, जहाँ जहाँ मस्त फूड है वहाँ श्री राम मिष्ठान भंडार अपने बेहतरीन जायके वाले पेठो, बेडमी पूरी और साग पूरी थाली के लिए मशहूर है। यहाँ पर हम लोगों ने मंगवाया है 70 रुपये में ये थाली, जिसमें 5 पूड़ियाँ, 2 सब्जियाँ, गुलाब जामुन और रायता मिलता है, और ये एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी फूड है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं अपने प्राइम डेस्टिनेशन ताजमहल की ओर। आप आगरा में कहीं से भी एक गवर्नमेंट बस द्वारा ताजमहल के एंट्रेंस तक पहुँच सकते हैं। सामने में आप देख रहे हैं ताज मेट्रो स्टेशन, जो अब एक्टिव हो चुका है। टिकट काउंटर से आपको एक टिकट लेना होता है, जिसकी 50 रुपये कीमत होती है, जिसमें आप ताजमहल के आसपास घूम सकते हैं। अगर आप ताज को पूरी तरह अंदर से देखना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये का एक एक्स्ट्रा एडिशनल टिकट भी लेना होता है। यहाँ साउथ गेट पर बहुत अधिक रश है, तो इसलिए हम लोग ताजगंज से होते हुए इसके ईस्टर्न गेट पर पहुँचेंगे और वहाँ से एंट्री लेंगे। ताजमहल सुबह 6 बजे से खुलता है और शाम को सूरज ढलने तक आप इसे देख सकते हैं। साथ ही शुक्रवार को नमाज के दिन होने से ये बंद रहता है। सिक्योरिटी चेक को पार करने के बाद आप इस विशाल दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं, जहां से आपको दुनिया की सबसे हैरत अंगेज खूबसूरत इमारत और दुनिया के 7वां अजूबे कहे जाने वाले ताजमहल के पहले दीदार होते हैं, और आप उसे देखते ही रह जाते हैं। कुछ देर तक आपकी आंखों को भरोसा ही नहीं होता कि जिस अजूबे को अभी तक आप ख्वाबों में और तस्वीरों में देखते आए हैं, वो आज आपके सामने जीता जागता खड़ा है। 1983 में ताजमहल को एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, और तब से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका प्रिजर्वेशन और देखरेख करते हैं। जैसे जैसे आप ताजमहल के और पास पहुंचते हैं, इसकी विशालता, इसका आर्किटेक्चर और इसकी खूबसूरती आपको टकटकी लगाकर देखते रहने पर मजबूर कर देती है। खास तौर पर डिज़ाइन की गई हाथी गाड़ियों में मकराना, राजस्थान से ये संगमरमर का पत्थर यहाँ तक लाया गया, और जो सेमी प्रेशियस स्टोन जैसा अकीक और कई प्रकार के एमराल्ड्स और मोतियों का काम आप यहाँ पर कैलीग्राफी और नक्काशी में और संतराशी में देखते हैं। ये फारस, अफगानिस्तान, ईरान और दूर दूर से विदेशों से मंगवाए गए। 1631 की जनवरी में मुमताज़ महल को ठीक 6 महीने बाद यहाँ लाकर दफन किया गया, और उसके बाद ताजमहल को बनाने का काम आगे लगभग 20 सालों तक जारी रहा। इस खूबसूरत दरवाजे से हम लोग मकबरे में दाखिल होते हैं, और सामने जो आप ये तहखाने का दरवाज़ा देख रहे हैं, ये बंद रहता है, और साल में एक दिन केवल उर्स के दिन इसे खोला जाता है। इस छोटे से दरवाजे से हर आदमी को झुककर जाना होता है, और सामने ही एक खूबसूरत नक्काशीदार जाली के बीच में दिखाई देती है शहंशाह शाहजहाँ और उनकी बेगम मुमताज़ महल की कब्रें।
अपनी 14वीं संतान को बुरहानपुर में जन्म देते समय मलिका हिंदुस्तान मुमताज़ महल गुजर गई और उन्हें 6 महीने तक वहीं पर जैनाबाद में ताप्ती नदी के किनारे आहू खाना में रखा गया। बुरहानपुर में ही ताजमहल का बनना तय था, पर कुछ टेक्निकल कारणों के कारण आगरा में इसे तामीर किया गया और बाद में मुमताज़ महल का जनाजा आहू खाना से ले जाकर आगरा में दफन किया गया। दुनिया में ये किस्सा बहुत मशहूर है कि शाहजहां ने यहाँ काम करने वाले लगभग 20,000 संतराशों और कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, और प्रैक्टिकली ऐसा करना फिजिबल नहीं था। और वास्तव में शाहजहां ने उनसे एक करारनामा लिखवाकर उनका काम बंद करवा दिया था कि वे आगे से कोई ऐसी इमारत नहीं बनाएंगे, और साथ ही उन्हें बेशुमार दौलत दी ताकि उन्हें काम करने की ज़रूरत न पड़े। आज भी ताजगंज में उनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ बसती हैं और वो ताजमहल की देखरेख का काम आज भी करती हैं। बिना किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद के आप ये ऑप्टिकल इल्यूशन का मिसाल देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ऊपर जाते जाते ये नाली और गहरी होती है। ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां का इरादा अपने लिए भी यमुना पार एक काला ताजमहल बनवाने का था, पर उनका बेटा औरंगजेब जो इस फिजूल खर्ची के खिलाफ था, वो अपने पिता के इस इरादे को ताड़ गया और समय रहते आगरा फोर्ट में शाहजहां को नज़रबंद करके खुद अपने आप को उसने हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। शाम के 6 बज रहे हैं, सनसेट होने को है। हम लोग ताजमहल के कॉम्प्लेक्स में हैं। मेरे पास ही बैठे हैं हरियाणा रोहतक से आ रहे हैं मिस्टर सुनील देवेंद्र और उनके साले साहब हैं ये देवेंद्र। तो आप जीजा साले का प्रेम देखिए, ये दोनों भी ताजमहल देखने आए हैं और यहाँ से अब मथुरा जा रहे हैं, तो इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सुनील जी। थैंक यू अंकल जी। आर्किटेक्चर, पेंटिंग, संतराशी और साथ ही कलाकारी की इस शानदार विरासत को देखने के लिए 4 से 5 घंटों का समय भी कम है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ कम से कम 2 बार दिन में अलग अलग समय आएँ और इसकी खूबसूरती को देखें। शाम के साये गहराने लगे हैं और अंदर ताजमहल में मज़ार में चिराग रोशन हो चुके हैं। इस धीमी रोशनी में ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से कोई फरिश्ता ज़मीन पर उतर आया हो। इसी के साथ आज का ये सफ़र अपने अंजाम को पहुंचा और इसके बाद हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं। ताजमहल से निकलकर मैं पहुंचा हूँ गोपालदास पेठे वालों के, जो जौहरी बाज़ार में है और अपने तरह तरह के पेठों के लिए मशहूर है। यहाँ से पेठा लेने के बाद और चखने के बाद पहुँचते हैं शू मार्केट में। यहाँ बहुत ही सस्ते में आपको बहुत ही बढ़िया शूज़ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से कुछ अच्छे शूज़ की खरीदारी करने के बाद अपने ठिकाने गुरुद्वारा की ओर चल पड़ते हैं, जहाँ रात का भोजन भी करेंगे और कल सुबह से फतेहपुर सीकरी और लाल किले की तो ओर चलेंगे। तो इस चैनल में जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।